भारतीय समाज में एक कहावत कही जाती है जो आपने भी सुनी होगी और कहीं कहीं सुनने को अवश्य मिलती है कि जर, जोरू और ज़मीन। जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इन्हीं तीनों बीच के अंतर्गत होता है। अगर जो इन तीनों में से कोई भी एक अंग अगर जो उस विवाद में नहीं है या इस विवाद में इस तरह का कोई भी एक इक्विपमेंट या एक कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे वो विवाद नहीं हो सकता है। किसी भी विवाद में अगर जो जड़ है या जोरू है या ज़मीन है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन अगर जो है तो वहाँ पे विवाद की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का वीडियो किस विषय पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि आज के जो वर्तमान परिस्थिति पे वर्तमान लॉ के हिसाब से क्या एक नया लॉ निकल के सामने आता है और उस लॉ को हम कैसे अंगीकृत करेंगे और आज के हमारे भारतीय समाज में उसका क्या उपयोग बना रहता है, किस तरीके से हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस नए चैनल पे। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। अगर जो किसी आपके निकटतम किसी दोस्त को अगर जो ऐसी कोई समस्या है, अगर जो उसको इस तरह की कोई भी जानकारी की अगर जो आवश्यकता है तो ये वीडियो उन लोगों तक अवश्य शेयर कर दें, जिससे कि आज के हमारे समाज में एक ऐसा ही एक प्रश्न सामने निकल के आता है। ज़्यादातर मामलों में आज की जो एक संयुक्त परिवार की जो पद्धति थी वो समाप्त होती जा रही है और एकल परिवार की जो एक पद्धति थी वो अपनाई जा रही है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम उस कारण को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ पे अवश्य डिस्कस करेंगे कि आज की वर्तमान परिस्थिति में अक्सर सुनने को मिलता है कि ये चीज़ हमने परचेज़ की, ये चीज़ हमने बनाई, ये चीज़ ये किया, यह चीज़ ये हमने किया है। तो इस तरीके के आधार पर जो एक इस तरीके के जो कमेंट सुनने को मिलते हैं उसके पीछे आधार एक ये निकल के आता है कि हमने ये बनाई है या ये हमारे वजह से बनी है। इस समय इस विषय पर चर्चा करने से अच्छा है उसको इस तरीके से सही लॉ के हिसाब से उसको समझना अति आवश्यक है। आज के विषय में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट या और अन्य हाई कोर्ट के माध्यम से कई जजमेंट भी निकल के सामने है। अगर जो कोई प्रॉपर्टी अगर जो पिता के द्वारा अगर जो अर्जित की गई हुई है, ज़्यादातर मामलों में कभी कभी आपके और हमारे परिवार में भी ऐसा होता है कि परिवार को लाभ देने के लिए कहीं से कोई अगर जो लाभ मिल रहा है तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो परचेज की गई है तो वो अपनी पत्नी के नाम पे कर दी जाती है या अपने बहू के नाम पे कर दी जाती है। और इसी के साथ में अगर जो आगे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अगले जो भी व्यक्ति हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने अरेंज की है। केवल कह देने से ये मात्र से साबित नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने अरेंज किया है। उसका आय का स्रोत देखा जाएगा कि किसकी प्रॉपर्टी में किस तरीके की जो पेमेंट हुआ था वो पेमेंट किसके माध्यम से अदा किया गया। हालांकि ये चीज़ अलग हो सकता है कि वो पेमेंट अदा कराने के लिए कोई और भी पैसा उसको दे सकता है, लेकिन अगर जो इस तरीके से प्रूफ होना ये बच जाता है, इसी चीज़ का पता लगाने के लिए ट्रायल से गुजरना पड़ता है। क्योंकि 5 साल 10 साल जब ट्रायल चलता है उसी ट्रायल में ये सब सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि ये जो पेमेंट दिया गया था ये किसने दिया था, किस माध्यम से दिया था, ये पेमेंट कहाँ से आया था। ये सब सारा जो फैक्ट है ये एविडेंस से क्लियर होता है। इसी बात का एविडेंस होता है पूरे ट्रायल में और उस ट्रायल पे बहस के दौरान ये सारी चीज़ें सब चीज़ें जो सत्य होती है वो निकल के सामने आती है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि इस तरीके की अगर जो कोई समस्या सामने निकल के आती है, अगर जो कोई प्रॉपर्टी है वो अगर जो पिता के द्वारा अर्जित की गई है, बहू या पत्नी हम ये कहते हैं कि ये मेरे द्वारा अर्जित की गई है, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वो किस माध्यम से किस कमाई से आपने ये प्रॉपर्टी मैनेज किया है या ये प्रॉपर्टी आपने अर्जित किया है। अगर जो ये ऐसा साबित करने में अगर जो विफल रहती है तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो पिता के द्वारा अर्जित की गई थी, ये उनकी कमाई का हिस्सा है। अब बात ये सामने निकल के आती है कि जब इस तरीके का जब ये निर्णय सामने आता है तो कहीं ना कहीं जब कोई फैक्ट अराइज होता है, जब कोई समस्या सामने निकल के आती है तो लॉ की ज़रूरत तभी वहाँ पड़ती है। क्योंकि मैं पहले के भी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि समाज आगे चलता है, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें उसका लॉ बनाना पड़ता है, उसका कानून बनाना पड़ता है, फिर कानून के जरिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ऐसी ही समस्या निकल के आती है कि जब कोई एक पिता होता है वो उसका देहांत हो जाता है, देहांत होने के उपरांत बेटे द्वारा दावा किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी हमने परचेज की थी या हमारे द्वारा मैनेज की गई थी या हमने अपनी कमाई से इसको परचेज किया था या इसको बनाया था।
यहाँ हद तक तो ये सही है, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट में साबित कर पाने में विफल रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जो दावेदार होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनके पक्ष में आदेश नहीं दिया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर वो ऊपरी अदालत में अपील करते हैं। लेकिन अपील में भी हाईकोर्ट ने निचली अदालत को बरकरार रखा और साथ में निर्णय दिया और ये गाइडलाइन दी कि इस तरीके का अगर जो कोई सामने तथ्य निकल के सामने आता है कि कह देने से कि हमारी ये प्रॉपर्टी हमने बनाई थी या ये प्रॉपर्टी हमने परचेज किया था, तो ये यहाँ से कह देने से ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं हो जाती है। ये उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए उनकी कमाई का कोई हिस्सा उसमें लगा था या उनका आय का स्रोत क्या था, किस आय के साधन से उन्होंने ये प्रॉपर्टी मैनेज की है, ये प्रॉपर्टी उसको कंस्ट्रक्ट किया या बनाया गया। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर जो कोई प्रॉपर्टी, अगर जो पत्नी का जो हक उसमें उत्पन्न होता है तो केवल उसका अधिकार इस बात से उत्पन्न नहीं हो जाएगा कि वो उसकी बहू है। अगर जो हाँ उसकी कमाई का कोई अंश अगर जो उसमें निहित होता है तो ये उसमें उसका राइट अवश्य बनता है। अगर जो उसका निहित राइट अगर जो नहीं उत्पन्न हो पाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में राइट बन पाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। तो हम दूसरे शब्दों में एक ये चीज़ अवश्य कह सकते हैं कि अगर जो इस तरीके की पत्नी के द्वारा या बहू के द्वारा दावा किया जाता है कि पिता या ससुर की जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हक है, मेरा भी उसमें राइट बनता है, तो इस तरीके की इस जजमेंट के बाद ये उनका कहना या उनका ये सोचना भी विफल की ओर ले जाता है। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो हमारी न्यायपालिका है उसको एक नए तरीके से, एक नए फैक्ट में, क्योंकि उसको ये भी पता है कि हम जिसके साथ अगर जो हमारे पास जो आया है, जिसने कोर्ट फीस दी है, जो हमारे पास एक पीड़ित होने के साथ हमारे सामने अपनी प्रेयर और अपनी समस्या के साथ आया है, उसको हमें तो न्याय देना ही देना है, लेकिन हमें उसके साथ भी न्याय करना अति आवश्यक है जो हमारे साथ नहीं आया, जिसको हमने नोटिस भेज के हमने उसको अपने सामने अपीयर होने के लिए आदेश दिया है। क्योंकि न्याय एक पक्ष के साथ नहीं होना चाहिए, न्याय दोनों पक्षों के साथ होना चाहिए, तभी एक हमारे न्याय व्यवस्था में और हमारी भारतीय न्यायपालिका के यही एक सर्वोच्च गुण है, जिसके आधार पे आज हमारा जो लॉ है, जो हमारा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है। और इसी दृष्टिकोण पे हम ये कहना चाहेंगे, इसी निर्णय के और इसी जजमेंट के आधार पे हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर जो किसी मृत पिता के द्वारा अगर जो अर्जित की गई है, अब वो इस संसार में जीवित नहीं है, तो उसमें केवल उस महिला का या उस पत्नी का, उस बहू का हक नहीं होगा, इसके स्थान पे उसमें पूरे उसके परिवार का हक होगा। जो भी परिवार उसकी सेवा करते आए हैं, जो भी परिवार के जो सदस्य हैं, वो उनका जो उनकी मेहनत लगी हुई है, वो उनका हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी में अवश्य निहित रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आपकी कोई भी समस्या है अपने निजी विषय पर, हमसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त करने का जो माध्यम है वो स्क्रीन पे है। आप प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे अपने निजी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।